हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। मैं आप लोग के लिए आज कुछ नया लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। पाठ 3, अध्याय का नाम है शब्द विचार। पहले हम कुछ शब्द देखते हैं। जल, जलज, कमल, रथ, सड़क, पथ। इन सभी ध्वनि समूहों का कोई ना कोई अर्थ है, अर्थात ये सभी सार्थक ध्वनि समूह हैं। अध्याय 3, अध्याय का नाम है शब्द विचार। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, भाषा का प्रमुख कार्य मन के विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करना है। हम सभी को अपनी बातें कहने और अपने विचार प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जल, जलज, कमल, रथ, सड़क, पथ। इन सभी ध्वनि समूह का कोई ना कोई अर्थ है, अर्थात ये सभी सार्थक ध्वनि समूह हैं। यानी कि जो शब्द हमने अभी पढ़े, जल, जलज, कमल, इन सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे कि जल क्या है, पानी है। कमल क्या है, फूल है। सड़क, इन सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो इसलिए ये क्या है, ये सभी सार्थक ध्वनि समूह हैं। ऐसे ही रस अगर हम पढ़े तो उसको अगर हम अलग अलग खंड कर दे उनके, तो वो कैसे होंगे, र जमा अ जमा स जमा अ, तो वो क्या बनेगा, रस। इसमें 4 वर्णों का ध्वनि समूह है। अब सरस, अब इसको अगर हम अलग अलग खंड कर दे इसके, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, स जमा अ जमा र जमा अ जमा स जमा अ। तो इसमें कुल कितने ध्वनियां हैं, ध्वनियों का समूह है 6 ध्वनियों। इसमें कितने वर्णों का समूह है, 6 वर्णों का समूह है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे रस, राम, कमल, केला, पुरुष आदि। यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल हो तो उन सार्थक मेल के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्ण अगर एक होगा तो वो कोई शब्द नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा होंगे वर्ण, तो वो क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर हम पढ़े ल जमा अ जमा क जमा न जमा अ, लकन। अब ये भी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, म जमा अ जमा क जमा अ जमा म जमा अ, तो बराबर में मकम। अब ये भी एक शब्द तो बन गया वर्णों को जोड़कर, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो वह शब्द नहीं कहा जा सकता। अब हम देखेंगे क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ, बराबर में क्या बना, ये कलम। तो इस शब्द का अर्थ है कलम, यानी कि पेन, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं। तो ये इसका एक अर्थ है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को क्या कहते हैं, निरर्थक ध्वनि। यानी कि अब देखेंगे हम सार्थक और निरर्थक शब्द। इसी प्रकार से भाषा में सार्थक शब्द ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी अर्थवान हो जाया करते हैं। जैसे चटपट, खटपट, पाए, साए, चाय, वाय, पानी, वानी, नाश्ता, वास्ता, चिक चिक आदि। अब इन्होंने बताया है कि जो सार्थक शब्द है वो कौन से शब्द होते हैं, जिनका कुछ अर्थ होता है, लेकिन जो निरर्थक शब्द है वो शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम कभी कभी अपने बोलचाल में निरर्थक शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए थे इन्होंने, चटपट, चटपट का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही खटपट, खटपट का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम अपने बोलचाल में उसका उपयोग कर देते हैं। ऐसे ही चाय, चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय, ये कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही पानी, पानी का अर्थ है लेकिन वानी, इसका भी कोई अर्थ नहीं है।
नाश्ता, वाश्ता, नाश्ता का अर्थ है जो हम सुबह खाते हैं, लेकिन वाश्ता ये कोई नहीं, लेकिन हमने इसके मिलते जुलते शब्द की उत्पत्ति खुद ही कर ली और उसको हम अपने बोलचाल में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द क्या है, निरर्थक शब्द है, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे पद। साधारणतः शब्द को ही पद कहते हैं, जैसे जगत, कमल, स्त्री, बालक, शेर आदि। परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है, तब वह स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, जब तक वो तब तक ही स्वतंत्र है जब तक वो वाक्य में नहीं होता, लेकिन जब वो वाक्य में आ जाता है तो उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती, वो फिर कारक, वचन, लिंग इन सब में बदल जाता है, तो उसमें एक नियम मिल जाता है, इसलिए तो फिर वह स्वतंत्र शब्द नहीं कहलाता। उसे फिर हम क्या कहते हैं, तब वह स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। फिर वो स्वतंत्र नहीं कहलाता, इसलिए वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। शब्द ना रहकर वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। होता वो शब्द ही है, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ जाता है, लिंग के साथ, वचन के साथ, तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ऐसे ही लड़का शब्द है, लेकिन अगर हम उसे वाक्य के साथ जोड़ दें तो लड़का पढ़ता है। अब इस वाक्य में लड़का क्या बन जाएगा, शब्द हटाकर वो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। जैसे पहले हम देखेंगे क, उत्पत्ति अथवा स्रोत का आधार। दूसरा, व्युक्ति अथवा रचना का आधार। तीसरा, अर्थ का आधार। चौथा, प्रयोग का आधार। तो पहले हम उत्पत्ति अथवा स्रोत का आधार समझते हैं। इस आधार के अनुसार शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कैसे, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस, शत, अग्नि, दुग्ध, नव, प्रथम, पुष्प आदि। यानी कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उसे हम हिंदी में लेके आए हैं। वैसा ही जैसा वो संस्कृत में है वैसे ही उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में इन्होंने दिखाया दिवस, अगर हमें दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सब जो हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, ये दिवस जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम इसे हिंदी में भी इसका उपयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने परिवर्तित रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नया को क्या बोलेंगे, जैसे नया, नव, पहला, प्रथम, फूल, पुष्प, दिन, दिवस, 100, शत आदि। अब जैसे जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा फेर बदल करके, उसमें बदलाव करके हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग में लाए हैं, वो होते हैं हमारे तद्भव शब्द। जैसे कि अगर हम नव बोले तो वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन अगर हम उसको नया बोले तो वो जो नव शब्द है वो संस्कृत से हटकर हिंदी में आके क्या बन गया, नया शब्द बन गया। ऐसे ही प्रथम, प्रथम जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन अब हम उसे हिंदी में प्रयोग में लाए तो हमने उसको क्या बना दिया, पहला बना दिया, तो वो बदलाव हो गया उसका, तो वो क्या होगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आकर बदल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही पुष्प का क्या हो गया, फूल, दिवस का क्या हो गया, दिन, शत का क्या हो गया, 100। ऐसे ही कुछ नीचे आपको दिख रहे हैं उदाहरण तत्सम और तद्भव शब्द के। अब ऐसे ही तत्सम शब्द कौन से होंगे, जो संस्कृत के शब्द हैं, जो एज इट इज हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं,
और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हम उसका वर्ड, तो हम उसको उसमें बदलाव ले आते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि मयूर संस्कृत में, लेकिन हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मोर बोलते हैं। तो ये यहाँ क्या बन गया, तद्भव बन गया, मोर। और तत्सम यानी कि मयूर। ऐसे ही कीट, तत्सम, तद्भव क्या होगा इसका, कीड़ा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कीड़ा, संस्कृत में वो क्या होता है, कीट, इसलिए वो क्या होगा, कीट यानी कि तत्सम, कीड़ा यानी कि तद्भव। ऐसे ही देखिए, मीन यानी कि मछली, हिंदी में वो क्या बन गई, मछली बन गई, तो वो क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। ऐसे ही वार्ता, बात, कोकिल, कोयल, नृत्य, नाच, भ्राता, भाई, दुर्बल यानी कि दुबला, हिंदी में उसका क्या मतलब हो गया, दुबला। चंद्र, चांद, सप, सर्प, सांप, सूर्य, सूरज, भगिनी, बहिन, मित्र, मीत, उच्च, ऊंचा, शीर, खीर, शाक, साग, सप, सात, ग्राहक, गाहक, जो, ज्योति, जोत, पिपासा, प्यास, घट, घड़ा, कर्ण, कान, मुख, मुंह, दंत, दांत, सर्व, सब, नासिका, नाक, तीक्ष्ण, तीखा, हास्य यानी कि हंसी। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको शब्द बताए वो किसके उदाहरण थे, तत्सम और तद्भव के। तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत के हैं, तद्भव यानी कि जो शब्द संस्कृत के हिंदी में आकर जिनमें बदलाव आ गए। अब ऐसे ही तीसरा है देशज शब्द। हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी में स्थान पा गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, पेड़, चिमटा, खिड़की, रोटी, पगड़ी, फावड़ा आदि। यानी कि वे शब्द जो हिंदी में प्रचलित, वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी में स्थान पा गए, यानी कि अलग अलग देश से जो शब्द आए हैं और जो हिंदी में स्थान ले लिया उन शब्दों ने, तो उनको क्या बोलते हैं, देशज शब्द। अब चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकार जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में स्थान पा गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें अपना लिया है, वे आगत शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जैसे फ्रॉक, कोट, स्कूल, कनस्तर, कैंची आदि। यानी कि जो विदेशी सब शब्द हैं जो अब हिंदी में आ गए हैं लेकिन उनका थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तो वो उन शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण सहित यहाँ पे दिखाया गया है, फ्रॉक, कोट, ये सब क्या है, ये विदेशी शब्द हैं, लेकिन इन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। कुछ विदेशी शब्दों की सूची निम्न प्रकार है। अब जो विदेशी शब्द है उनकी सूची अलग अलग प्रकार की होती है। अब जैसे अंग्रेजी शब्द, लीडर, मीटिंग, असेंबली, ये सब क्या है, पेन, पेंसिल, कॉपी, ब्लैक बोर्ड, आइसक्रीम, डेस्क, चॉकलेट, गैस, स्टोव, टेलीफोन, बल्ब, ट्यूब, टेलीविजन, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन हम इन्हें हिंदी में भी यूज करते हैं, हम इनका हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अब ऐसे ही अरबी शब्द, वकील, वारिस, मुसाफिर, नकल, फकीर, नशा, दफ्तर, दिमाग, दाखिल, तकिया, तारीख, किताब, कीमत, अदा, अमीर, इनाम, इस्तीफा, कदम, औरत आदि। ये सारे शब्द कौन से शब्द थे, ये अरबी शब्द है, लेकिन इनको भी हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो और फिर इसी के साथ दूसरा है फारसी शब्द।
फारसी शब्द कौन कौन से हैं? दवा, बीमार, तीर, दिल, जिंदगी, जहर, तमाशा, चिराग, खूब, खुश, आबरू, अफसोस, आईना, आमदनी, खामोश, उम्मीद, दुकान, दरबार आदि। ये सारे क्या हैं? फारसी शब्द हैं। इनको भी हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही तुर्की शब्द चेचक, चमचा, चकमक, तमका, तमगा, तोप, कालीन, काबू, कैची, कुली, कुर्की, चिक, लाश, लफंगा, मुगल आदि। ये सारे तुर्की शब्द हैं जिनको हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। पुर्तगाली शब्द साबुन, कमरा, बाल्टी, संतरा आदि। ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। ऐसे ही चीनी शब्द चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि। ये सारे क्या हैं? चीन के शब्द हैं, चीनी शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द कार्टून, बिगुल, इंजीनियर, कूपन, पुलिस आदि। ये सारे फ्रांसीसी शब्द हैं जिन्हें हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द कहाँ से? विदेश से आए हैं, तो इसलिए ये सारे शब्द विदेशी शब्द हैं जिन्हें हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो फिफ्थ अब हम देखेंगे मिश्रित शब्द। जिन शब्दों का आधा भाग एक शब्द से होता है और दूसरा दूसरे शब्द से होता है, दूसरा भाग दूसरे भाषा से होता है, तो वो मिलकर क्या बनते हैं? मिश्रित शब्द बनते हैं। जैसे कि लाठी अलग शब्द हो गया, चार्ज अलग मीनिंग हो गया इसका, तो ये मिलकर क्या बन गए? लाठी चार्ज। तो ये क्या हो गए? मिश्रित शब्द। ऐसे ही रेल, गाड़ी। अब रेल का अलग मतलब है, गाड़ी का अलग मतलब है, इसलिए दोनों अंग्रेजी शब्द मिलकर क्या बन गए? रेल गाड़ी। ऐसे ही टिकट, घर। अब टिकट का अलग अर्थ है, घर का अलग अर्थ है, लेकिन जब वो दोनों जब उन दोनों को संयुक्त किया गया तो वो क्या बन गए? टिकट, घर। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? मिश्रित शब्द कहलाएंगे। अब देखेंगे ख, व्युक्ति अथवा रचना का आधार। व्युक्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब व्युक्ति और रचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भाग भेद हैं। जैसे कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, हाथी, जूता, घोड़ा, लोटा, कमल आदि। ये शब्द किन्हीं शब्द के योग से नहीं बनते, इसलिए इनके खंड भी नहीं हो सकते। खंड करने पर ये निरर्थक ध्वनियां ही रह जाती हैं। जैसे घोड़ा, घो जमा ड़ा, जल, ज जमा ल, जल। यानी कि अगर इन शब्दों को अगर हम अलग कर दें, इनका खंड कर दें, इनके टुकड़े कर दें, तो ये अपने इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इनका कोई अपना अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन अगर इनको हम मिला दें, इनको संयुक्त कर दें, तो इनका अर्थ निकलता है। जैसे घो को अगर हम घो में अगर हम गड़ा को संयुक्त करें तो क्या बन जाएगा? घोड़ा। ज में अगर हम ल को संयुक्त करें तो क्या बनेगा? जल। तो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे अधमरा, सुगंध, वनराज, राजकुमार, सेनापति, सब्जी वाला। यानी कि जो यौगिक शब्द हैं उनको अगर हम पृथक कर दें, अलग कर दें, उनके खंड कर दें, तो उनके आपस में अपने एक मतलब निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा, तो उनको हम पृथक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम
वन राज को अलग कर दें, तो वन का भी अपना एक अर्थ है और राज का भी अपना एक अर्थ है। अगर हम दोनों को मिला दें तो उसका भी एक अर्थ है, तो इसलिए हम यौगिक शब्दों को अलग कर सकते हैं। तो यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा प्लस उदर, इसका सामान्य अर्थ है जिसका उदर अर्थात पेट लंबा है, परंतु इसका प्रयोग लंबे पेट वाले अर्थात मोटे व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, परंतु इसका परंपरा से लंबोदर शब्द गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं कि जिसका मतलब मीनिंग तो अलग अलग होता है दोनों शब्दों का, लेकिन अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उसका अलग ही मीनिंग निकलता है। तो योग रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है। अब ऐसे ही अर्थ का आधार, अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भेद? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विलोमार्थी या विलोम शब्द। अब एकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाए, केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रविवार, ईंट, लोहा, फर्श, कुत्ता आदि, हाथी, मित्र, रोटी, पत्नी आदि। अब वहीं अगर अनेकार्थी शब्द की बात करें, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जड़, वृक्ष की जड़, मूर्ख, मूल, कारण, यानी कि जो जड़ है उसके और भी अगर हम वाक्य में उसका उपयोग करें तो उसका और भी अलग अलग अर्थ निकल सकता है। जैसे कि जड़ वृक्ष की जड़ें भी हो सकती है, या फिर मूर्ख भी कह सकते हैं, या कारण, किसी चीज का कारण, उसके लिए भी हम जड़ का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही सोना, अब सोने का उपयोग हम सोने की प्रक्रिया के लिए भी करते हैं और धातु के लिए भी करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो होते तो अलग अलग है लेकिन उनका समान अर्थ होता है। जैसे कि पुष्प, अब पुष्प के और कौन कौन से रूप हैं? फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम आदि। तो अगर हम फूल कहें या पुष्प कहें या सुमन कहें या प्रसून कहें या कुसुम कहें, इन सबका अर्थ एक ही है, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, क्योंकि इन सबका समान अर्थ निकलता है। ऐसे ही पृथ्वी को अगर हम देखें, पृथ्वी के धरती, धरा, धरित्री, वसुधा, ये सब क्या है? पृथ्वी के समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों के एक ही अर्थ हैं। अब चौथा है विलोमार्थी या विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे बैर, प्रीति, शत्रु, मित्र, रात, दिन, प्रकाश, अंधकार, राजा, रंग, बड़ा, छोटा, यानी कि वह शब्द जो एक शब्द का विपरीत शब्द होता है वह क्या कहलाते हैं? विपरार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मित्र का क्या होगा? शत्रु, रात का विपरीत शब्द क्या होगा? दिन, प्रकाश का विपरीत शब्द क्या होगा? अंधकार। तो ये शब्द क्या है? ये है विलोमार्थी या फिर विलोम शब्द कहलाएंगे। विशेष, तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही दिया जाना चाहिए। यानी कि
तत्सम शब्द का विलोम शब्द हम किस में देंगे? तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही देंगे। हम तत्सम का तद्भव नहीं दे सकते या फिर तद्भव का तत्सम नहीं दे सकते। ऐसे ही प्रयोग का आधार पर शब्द भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहले हम विकारी शब्द के बारे में देखते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिनके रूप में विकार या परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द माने जाते हैं। यानी कि अगर कोई शब्द लिंग, वचन या कारक के कारण बदल जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया जो है वो विकारी शब्द माने जाते हैं, क्योंकि यह लिंग, वचन, काल इनके कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है, ये बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, छोटा बच्चा खेल रहा है। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया में लिंग व वचन के कारण परिवर्तन हुआ है। अब ऐसे ही बोलेंगे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ, छोटा बच्चा खेल रहा है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर के अगर हम वाक्य में देखें तो क्या लिखा है? छोटा बच्चा। अब वहीं अगर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, वचन की बात हो रही है, बहुत एक से अधिक बच्चों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे वचन के आधार पर संज्ञा बदल गई, तो इसलिए कहा गया है इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें विकारी शब्द कहेंगे। अब देखेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में क्रिया, विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द माने जाते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इनके आधार पर कोई बदलाव नहीं होता, इनकी वजह से कोई बदलाव नहीं होता, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द माने जाते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। युवक तेज चलता है। अब युवक लड़का हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, युवती तेज चलती है। अब अगर हम तेज वर्ड पर फोकस करें, उसको देखें, तो क्या दिख रहा है हमें कि युवक और युवती ये तो अलग अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उसमें हो गए, लेकिन जो तेज शब्द है वो नहीं बदला है। चाहे हम स्त्री की बात करें, चाहे हम पुरुष की बात करें, लेकिन जो तेज शब्द है उसको हम उसी प्रकार से उसका उपयोग करेंगे इस वाक्य में। तो ये क्या कहलाएंगे? अविकारी। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। ऐसे ही वह तेज चला, वे तेज चला। अब यहाँ पे सर्वनाम में बदलाव तो हुआ वह और वे में, लेकिन तेज में बदलाव नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। युवक तेज। उपरोक्त वाक्यों में तेज शब्द प्रत्येक कर्ता के साथ प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में अपरिवर्तित रहा है। इसमें कोई विकार नहीं हुआ है, इसलिए यह अविकारी शब्द है। तो हमने देखा, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह व्याकरण के नियमों जैसे कि लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाते हैं। इससे उसका रूप भी बदल जाता है। इस स्थिति में वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।